सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की भौतिक विज्ञान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी के कारण हम लोग हमारा जो परंपरागत तरीका है ऑफलाइन मोड वाला वो आजकल हम नहीं अपना पा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों का अधिकाधिक फायदा हो, इसलिए हम लोग आज से भौतिक विज्ञान में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस वर्ष कक्षा 12वीं में NCERT पाठ्यक्रम लागू होने जा रहा है। NCERT की हमारी जो भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं वो 2 भागों में विभक्त है। दोनों भागों में मिलाकर कुल 14 पाठ हैं। इन 14 पाठों को विद्यार्थियों 9 इकाइयों में बांटा गया है। आप सभी को ध्यान है, हमारा जो वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा आयोजित होती है वो कुल 70 नंबर की होती है, जिसमें 56 नंबर का बोर्ड परीक्षा का पेपर, 14 नंबर का सत्रांक और 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा। इस आधार पर कुल जो अंक होंगे भौतिक विज्ञान के पेपर के वो 100 अंक होंगे। तो आपको पता चल चुका है कि हमारी जो फिजिक्स है वो कुल 14 पाठ में विभक्त है, जिसको 9 इकाई में बांटा गया है। आज हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी जो पहली इकाई है जिसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। इस इकाई में विद्यार्थियों कुल 2 पाठ है। जो पहला पाठ है जिसका नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र। ये जो विद्युत आवेश व क्षेत्र है यह हमारी फिजिक्स की एक शाखा है जिसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। इसके तहत हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। ये शाखा कैसे डेवलप हुई इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इस हमारे पहले पाठ का पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत। विद्यार्थियों, समय समय पर अनेक महान भौतिकविद हुए हैं। एक महान भौतिकविद हुए हैं जिनका नाम था मिलिटस के थेल्स। आप लोगों को इन वैज्ञानिकों के नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिलिटस के थेल्स नामक महान जो भौतिकविद हुए हैं उन्होंने क्या बताया कि यदि हम एम्बर को, अब आपको ध्यान रखना है ये एम्बर क्या है। यह जो एम्बर है, इस एम्बर का विद्यार्थियों जो ग्रीक नाम है वह इलेक्ट्रम है। और यह जो इलेक्ट्रम शब्द है, इस इलेक्ट्रम शब्द से क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युतिकी। तो आपका ये जो आज से जो पहली इकाई शुरू होने जा रही है वो इसी आधार पर डेवलप हुई है। तो मिलिटस के थेल्स ने क्या कहा कि यदि हम इस एम्बर को, जिसका ग्रीक नाम क्या है? इलेक्ट्रम, इस एम्बर को किसी रेशेदार पदार्थ, आप सबको पता है रेशेदार पदार्थ में क्या हो सकता है? ऊन हो सकता है, या फिर ये जो बिल्ली की या शेर की खाल है ये भी रेशेदार पदार्थ में आती है। यदि इस एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन क्या है अपने आप में? रेशेदार पदार्थ। इस रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हैं तो विद्यार्थियों इस एम्बर में एक विशेष गुण डेवलप हो जाता है। और वो विशेष गुण क्या है? इस विशेष गुण के कारण से यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या जो घास के तिनके हैं उन तिनकों को अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है। अब विद्यार्थियों, मूलतः ये क्या हुआ? आपने क्या किया है? एम्बर को रेशेदार पदार्थ से रगड़ा है। रगड़ने का मतलब क्या हो गया? घर्षण। उस घर्षण के कारण से यहाँ पर एक विशेष गुण आ गया है जिसके कारण से यह कागज और घास के छोटे छोटे जो तिनके हैं उन तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब घर्षण के कारण से उत्पन्न यह जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत। इसके बारे में बच्चों एक और महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने भी इस बात को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। हम लोग प्राय जो कंघा यूज लेते हैं, उस कंघे को यदि हम हमारे सूखे बालों में रगड़ें, सामान्य सी बात है, आप बच्चे हैं देखते भी हैं
यदि इस कंघे को हम लोग सूखे बालों में रगड़कर यदि इसके पास में कागज़ के टुकड़े लाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े भी इससे चिपक जाएंगे। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, चाहे इम्बर को रेशेदार पदार्थ से रगड़ने वाली बात हो, चाहे कंघे को सूखे बालों से रगड़ने वाली बात हो, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, घर्षण के कारण से उत्पन्न यह जो विशेष प्रभाव है, इस विशेष प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। या आप इसको सार रूप में एक बात यह भी कह सकते हैं कि घर्षण के कारण से किसी भी पदार्थ का ये जो इसमें विशेष गुण आ रहा है, इस विशेष गुण को हम क्या बोलेंगे, आवेशन। तो आप बोलेंगे घर्षण द्वारा किसी पदार्थ का जो आवेशन है, उस आवेशन को हम क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। कोई पूछे आप लोगों से घर्षण विद्युत का मतलब क्या है, तो आप जवाब क्या देंगे, घर्षण द्वारा विभिन्न पदार्थों का जो आवेशन है, उस आवेशन को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। तो विद्यार्थियों, विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। आगे समय समय पर वैज्ञानिक लोग हैं वो अपना अनुसंधान जारी रखते हैं। उस अनुसंधान के फलस्वरूप विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों की टीम ने अनुसंधान करके यह बताया कि ये जो आवेशन की प्रक्रिया है, ये जो विद्युत आवेश है, ये विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक आवेश को नाम दिया धनात्मक विद्युत आवेश, एक को क्या नाम दिया, ऋणात्मक विद्युत आवेश। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब क्या हो गया, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम क्या है, धनात्मक, और दूसरे का नाम क्या है, ऋणात्मक। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस विद्युत आवेश को कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें, इस बात पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है अभी आप लोगों को अपने नोट्स में नहीं उतारने हैं। जब नोट्स में उतारने होंगे तब आपको मैं बोल दूंगा। आप जब भी ऑनलाइन वीडियो देखें तो आप अपनी होमवर्क वाली कॉपी साथ लेकर बैठे, जहाँ कहीं भी आपको उतारना होगा वो आप उतारते चले जाएंगे। तो जो घर्षण विद्युत है, ये केवल समझना है। हम लोग अब अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ये विद्युत आवेश क्या है, किसे कहेंगे विद्युत आवेश। विद्यार्थियों, सामान्य सी बात है, हम लोग किसी भी तार को छुए, ये मान लीजिए कोई तार है, इस तार को मैंने छू लिया, अभी इस तार का कहीं कोई संपर्क नहीं है, आप लोग देख रहे हैं मेरे स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, कोई तार जो पोल से जुड़ा हुआ है, नंगा तार है, यदि उसको मैंने टच कर दिया, या यूँ समझ लीजिए ये मान लीजिए कोई स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो चालू है, इस चालू स्थिति में यदि आप लोगों ने अपनी अंगुली इसके अंदर डाल दी, या किसी नंगे वायर को जो सॉकेट से जुड़ा हुआ है उसको छू लिया, तो हम लोगों को पता है हमारी जो स्थिति है वो स्थिति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हम इसको हमारी भाषा में क्या बोलेंगे, हमारे को झटका लग रहा है, हमारे करंट आ रहा है, और उस करंट की स्थिति में जैसे अब इस समय बोल रहा हूं मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश के कारण से जो मेरा व्यवहार है, अब तक सामान्य था, वो व्यवहार सामान्य से अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो विद्यार्थियों, आपसे कोई कहे कि विद्युत आवेश क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश के कारण से पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार करता है। कहने का मतलब एक विशेष गुण ग्रहण कर लेता है, और उस विशेष गुण को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे कोई कहे कि विद्युत आवेश क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ के आवेशन होने का आशय पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार कर लेता है और एक विशेष गुण ग्रहण कर लेता है, और इस विशेष गुण को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। अब बच्चों, आप लोगों के दिमाग में बात ये भी आनी चाहिए, साइंस के विद्यार्थी हो, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए कि जो विद्युत आवेश है, इसकी उत्पत्ति की हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप लोगों को पदार्थ के बारे में जानकारी है, कोई भी जो पदार्थ है वह परमाणु या अणु से मिलकर बना हुआ होता है। यदि हम परमाणु की बात करें, आप सभी को ज्ञात है परमाणु के दो भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं हम लोग नाभिक, और दूसरे भाग को हम बोलते हैं, नाभिक तो क्या हो गया,
केंद्रीय भाग हो गया, और जो बाह्य भाग है उस बाह्य भाग में वृत्ताकार कक्षा में कौन परिक्रमा करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक में विद्यार्थियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी धन और ऋण आवेश दोनों बराबर है। सामान्य शर्त यह है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो नाभिक में है, और बाह्य भाग में कौन परिक्रमा कर रहा है? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। जब भी बच्चों हम लोग दो पदार्थों को आपस में संपर्क में लाकर रगड़ते हैं, आप लोगों को पता है, हो सकता है कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण अधिक है, तो ये पदार्थ क्या कर लेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसका मतलब ये मान लीजिए पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। जो पहला पदार्थ है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्यता हो गई, सामान्य स्थिति के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। और जो दूसरा पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के पास आ गए और इस पदार्थ के पास में कमी हो गई। तो यहाँ से आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि किसी भी पदार्थ का जो आवेशन है उस आवेशन का कारण क्या है? उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो आपसे कोई कहे विद्यार्थियों कि किसी भी पदार्थ के आवेशन का क्या तात्पर्य है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे? किसी भी पदार्थ का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संभव होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है? जैसे मान लीजिए ये जो पहला पदार्थ है, इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने का मतलब यह अपने आप में कैसा आवेश युक्त माना जाएगा? ऋणावेशित। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणावेशित। इसने क्या किया भाई? इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसका मतलब ये पदार्थ कैसा हो गया? धन आवेशित। तो इस आधार पर बच्चों हमारा ये जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। क्या समझ में आया? हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी विद्यार्थियों? हमने शुरुआत की थी घर्षण विद्युत से। उसके बाद में हमने क्या जाना? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब क्या हुआ? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा लाक्षणिक गुण है जिसके फलस्वरूप पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार करता है। आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक हो गया धनावेश, एक हो गया ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश में अंतर कैसे समझा हमने? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे कैसे आवेश युक्त माने जाते हैं? धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऋणावेशित। बोलो विद्यार्थियों, आवेश के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत है? तो आप लोगों से कोई कहे कि आवेशन कैसे होता है, तो आप जवाब क्या देंगे कि किसी भी पदार्थ का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संभव होता है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारी ये जो कहानी चल रही है, यह कहानी विद्यार्थियों हमारी पहली इकाई के तहत चल रही है, जिसका नाम क्या है? स्थिर विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी वाली बात अभी हमने बात पढ़ी है कि ये जो एम्बर है, इस एम्बर का ग्रीक नाम क्या है? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है विद्यार्थियों, इसको भी बच्चों दो भागों में बांटा जाता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं विद्युतिकी, इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला देखो भाग आपके सामने लिखा हुआ है, स्थिर विद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। और दूसरी कौन सी है जो पार्ट है, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बोल सकते हैं या बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में बोल देंगे इसको स्थिर विद्युतिकी। इसको क्या बोल देंगे विद्यार्थियों? इसको बोल देंगे हम लोग गतिक विद्युतिकी या बोल सकते हैं धारा विद्युत। तो हमारा जो ये पहली इकाई है जिसमें पहला और दूसरा पार्ट पढ़ना है, वह पूर्णतः किस पर आधारित है? स्थिर विद्युतिकी।
तो हमें पता होना चाहिए बच्चों, कोई कहे कि स्थिर विद्युतिकी क्या है, तो आप लोगों का पहला जवाब तो क्या होना चाहिए? स्थिर विद्युतिकी विद्युतिकी की एक शाखा है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ये अपने आप में विद्युतिकी की एक शाखा है। इस शाखा में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया। कौन से आवेश? नाम से स्पष्ट है। कौन सी आवेश है? स्थिर। तो हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतिकी। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, हेडिंग डाल लीजिए स्थिर विद्युतिकी। तो आप क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतिकी विद्युतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या हुआ? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतिकी। और जो दूसरी शाखा है जिसको हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों हमारे विद्युत आवेश की उत्पत्ति की बात हो गई है। हमने आवेशों के प्रकार जान लिए हैं। कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। एक को बोलते हैं धन आवेश, एक को बोलते हैं ऋण आवेश। विद्यार्थियों, आप लोग जब से छठी कक्षा में आए हैं तब से हम लोग आपको बताते हैं कि चाहे प्लस प्लस आवेश हो, चाहे माइनस माइनस आवेश हो। कहने का मतलब ये आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश, कहने का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सिद्धांत क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसको मान नहीं सकते। तो वैज्ञानिकों की जो टीम है वो समय समय पर हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो ये जो समान प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को कैसे प्रतिकर्षित करते हैं, इसकी जानकारी विद्यार्थियों उस समय के समकालीन वैज्ञानिकों ने दी थी। आप लोग ध्यान देना, इसको केवल समझना है, उतारना ही नहीं है। इसका सार इतना ही है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान देना बच्चों, यह एक कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को विद्यार्थियों सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है। ये कांच की छड़ है, यानी कहने का मतलब सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ है। इस छड़ को लटकाया गया है। अब यदि एक अन्य सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ हम इसके पास लेकर आएंगे तो विद्यार्थियों क्या पाते हैं हम लोग? ये जो दोनों छड़ हैं वो एक दूसरे से दूर हटती है। सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास में सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई दूसरी कांच की छड़ लेकर आते हैं तो एक दूसरे से दूर हटती है। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों पर जो आवेश है, अभी ध्यान नहीं है हमें कौन सा आवेश है, केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों आवेश कैसे हैं? ये समान प्रकृति के हैं। इसके अलावा बच्चों एक और अनुसंधान किया गया। यदि हम लोग एबोनाइट की छड़ लें, ये एक एबोनाइट की छड़ है, इस एबोनाइट की छड़ को विद्यार्थियों किससे रगड़ा गया? इसको रगड़ा गया फर से। फर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी खाल जिस पर बाल बहुत ज्यादा है, शेर की हो सकती है, बिल्ली की हो सकती है। तो ये फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ है। फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ है। इसके पास में एक अन्य फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं तो विद्यार्थियों पुनः वही निष्कर्ष आता है, ये दोनों छड़ भी एक दूसरे से दूर हटती है। इसका मतलब फर से रगड़ी हुई जो 2 एबोनाइट की छड़ है उन पर भी कैसा आवेश है? समान प्रकृति का है। लेकिन विद्यार्थियों यदि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास में फर से रगड़ी हुई, फर का मतलब समझ गए?
बिल्ली की खाल, शेर की खाल। सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास में फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लाते हैं तो वो बच्चों पहले की जो अभी हमारा निष्कर्ष था दूर हट रही थी, अब दूर नहीं हटती है, अपितु एक दूसरे की तरफ आती है। इसका मतलब फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ और सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई छड़ एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। इसका मतलब इन दोनों पर जो आवेश है वो किसी भी सूरत में समान प्रकृति का नहीं है। कैसा आवेश है वो? विपरीत प्रकृति का आवेश है। विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों की टीम ने इस अनुसंधान के फलस्वरूप हमें एक जानकारी दी, एक परिपाटी बन गई उस दिन से। क्या परिपाटी बन गई? कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो कैसी होती है? धनावेशित। और फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ है वो कैसी होती है? ऋणावेशित। तो ध्यान रखना, इस टॉपिक का जो हमारा सार है वो यह है कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो कैसी होती है? धनावेशित। और फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ कैसी होती है? ऋण आवेशित। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो सकती है, सर ये प्लस कहाँ से आ गया? तो देखो, छोटी सी बात है, जब कक्षा 11 में आप लोगों को वीमा वाला चैप्टर पढ़ाया था उस समय आपको बताया था ना भी 1 किलोग्राम क्या है, 1 मीटर क्या है। तो जो परिपाटी बन जाती है, वैज्ञानिक लोग कह देते हैं कि आज से यह 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की परिभाषा याद है आप लोगों के? आपको कक्षा 11 में पढ़ाने का प्रयास किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाट माप संस्थान में एक विशेष बेलन है जो किसका बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम का। उस बेलन की ऊंचाई क्या है? उसके व्यास के बराबर। और परिपाटी क्या बन गई? उस बेलन का जो द्रव्यमान है उसको क्या कहा गया? कि आज से 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड यह है। तो वही स्टैंडर्ड वाली बात है कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ कैसी है? धनावेशित। और फर से रगड़ी हुई एबोनाइट छड़ कैसी है? ऋणावेशित। विद्यार्थियों, हमारा चूंकि विद्युत आवेश में प्रवेश हो ही चुका है, हमने विद्युत आवेश का अर्थ जान लिया है, हमने विद्युत आवेश के प्रकार जान लिए हैं, तो अब हम लोग इस विद्युत आवेश का मात्रक भी जान लेते हैं। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। 9वीं 10वीं की विज्ञान में आप लोग बार बार पढ़ते हैं, अनेकों बार पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम। ध्यान है सभी लोगों को। आपको ध्यान है बच्चों, ये एमके सिस्टम में आवेश का मात्रक है जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। आवेश का मात्रक क्या हो गया एमकेस में? कूलाम। आप लोगों को ये भी जानकारी है धारा की परिभाषा क्या होती है? I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसका मतलब इससे क्या आ गया है? Q बराबर IT। I का मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। तो विद्यार्थियों, आप लोग इसको कूलाम बोलिए, चाहे आप इसको एम्पियर गुणा सेकंड बोलिए। तो आपसे कोई कहे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, आप जवाब क्या देंगे भाई? कि एमके सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। चूंकि आप लोगों को मापन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानकारी है, विद्यार्थियों, जहां तक बात है सीजीएस सिस्टम की, ये जो मात्रक है वो कौन सी पद्धति में है हमारी? एमकेएस में, या बोल देते हैं जिसको हम लोग एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस पद्धति जो है उस पद्धति में विद्यार्थियों आवेश का मात्रक क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। तो आवेश के मात्रक एमकेएस में क्या हो गया? कूलाम। सीजीएस में क्या हो गया? ESU। जैसे आप लोगों को तीसरी कक्षा में हम लोग सिखाते हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ग्राम, तो फिर आप पूछते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो पता लगना चाहिए हमारा कि कूलाम और ESU में संबंध क्या होता है। तो आज से आप ध्यान रखेंगे बच्चों, 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। तो आवेश के कितने मात्रक हो गए? एमकेएस में कूलाम, सीजीएस में क्या हो गया?
ESU और कूलाम और ESU में रिलेशन क्या है? 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। क्लियर हो रही बात? इसके अलावा बच्चों आवेश का एक मात्रक और होता है, वो कौन सी पद्धति में होता है? उसको बोलते हैं हम लोग EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये भी आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, ESU हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? EMU। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि ESU, EMU या EMU और कूलाम का क्या रिलेशन है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। एक EMU मतलब 3 × 10⁻10, सॉरी 19 नहीं है ये, 10 है ये। एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। इसको हमने थोड़ा सा ढंग से लिख दिया, 3 × 10⁻9 को अलग लिख दिया और 10⁻1 को अलग लिख दिया, ये आ गया ESU। अब आपके सामने है कि 3 × 10⁻9 ESU का मतलब क्या हो गया? 1 कूलाम। तो ये क्या हो गया? 1 कूलाम। 1 को किससे गुणा करना? 10 से। इसका मतलब बच्चों हमारे को एक निष्कर्ष और प्राप्त हो गया कि एक EMU बराबर क्या होता है? 10 कूलाम। ये आवेश के विभिन्न मात्रक हो गए, उनमें आपस में रिलेशन हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए, एम के उसमें मात्रक क्या हो गया? कूलाम, या बोल देते हैं एम्पियर गुणा सेकंड। CGS में ESU, कूलाम और ESU में ये रिलेशन आ गया। EMU आवेश का एक अध्यय मात्रक है, EMU और ESU का ये रिलेशन है, और जिसको हमने सरल करके ये देख लिया कि एक EMU बराबर क्या हो गया? 10 कूलाम। विद्यार्थियों एक और बात ध्यान में रखनी है, आवेश का एक अन्य जो मात्रक है वो भी आप लोगों ने हो सकता है रसायन विज्ञान में पढ़ लिया हो, वो मात्रक होता है बच्चों फैराडे। आवेश का एक मात्रक होता है फैराडे। आपकी जिज्ञासा ये स्वाभाविक है कि जो फैराडे है उसका कूलाम के साथ क्या रिलेशन है। ध्यान रखेंगे बच्चों, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो विद्यार्थियों आज हम लोगों ने इस फिजिक्स का जो पहला पाठ है उसको शुरू कर दिया है। आप लोगों से यह उम्मीद है आप इन वीडियो को ढंग से देखेंगे। जो होमवर्क साथ में मैं बता रहा हूं वो आप लोग अपने नोट्स की कॉपी में उतारते जाएंगे। जहां कहीं भी दिक्कत है आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको निरंतर अब अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब हम लोग रोज़ाना प्रयास ये करेंगे, रोज़ाना आप लोगों को एक वीडियो हम पहुँचाएँ, तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।